कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक विधवा मां शारदा अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। पति के देहांत के बाद वो खुद घर घर जाकर काम करती थी। उससे जो भी कमाई होती उससे वो अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी। उन तीनों बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का था वो शारदा का सौतेला लड़का था। कुछ दिन बीत जाते हैं, शारदा बहुत ही बीमार पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। बेटा अशोक, मेरी बात सुनो बेटा। हाँ माँ, आप बोलिए, मैं आप ही के पास हूँ माँ। बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊंगी। अब तू तो बड़ा है, तू कुछ ना कुछ करके अपना पेट भर लेगा बेटा। लेकिन इन 2 छोटे भाइयों का क्या होगा? कैसे जी पाएंगे ये दोनों? मैं तो मरते वक्त भी इनको रोटी नहीं दे सकती। मेरे जाने के बाद क्या होगा बेटा? माँ ऐसा मत बोलो माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। बेटा अशोक, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम मेरे बाद में भी रवि और किशन का ख्याल रखना बस। माँ ऐसा मत बोलो माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं रवि और किशन को हमेशा गले से लगा कर रखूंगा। माँ, मैं उनकी अपने खुद के बेटों की तरह परवरिश करूंगा, ये मेरा वादा है। बेटा, एक बार शादी और बच्चे होने के बाद भाई भाई को नहीं पहचानता। माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं पूरी जिंदगी अपनी कोई संतान नहीं होने दूंगा। आज से रवि और किशन मेरे बेटे हैं। अशोक की ये बात सुनते ही शारदा को तसल्ली हो जाती है और वो दम छोड़ देती है। किशन, रवि और अशोक रोने लगते हैं। अब सारा क्रियाक्रम करने के बाद अशोक सोच में पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। अशोक एक कपड़े की मिल में काम करने लगता है और वहां से अशोक की बहुत तरक्की होती है। कुछ ही साल बाद अशोक खुद की एक कपड़े की मिल शुरू करता है। कुछ ही दिनों में अशोक की शादी भी हो जाती है। अशोक अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। वो अपने दोनों भाइयों को नए कारोबार शुरू करवा देता है। भैया, आपने हमारे लिए बहुत किया है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे पगले, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम दोनों मेरी ही जान हो, मेरे बच्चों। अशोक ने ये सब तरक्की अपने मेहनत से और लगन से हासिल की थी और अपने माँ को दिए हुए वादे को सही करने की कोशिश में की थी। उस वक्त अशोक एक मंदिर से एक अनाथ लड़के कृष्णा को घर लेकर आता है। कृष्णा घर का सारा काम करता था और अपने अशोक साहब को वो भगवान की तरह पूजता था। अशोक भी कृष्णा पर अपनी जान छिड़कता था और कृष्णा को अशोक अपना बेटा मानता था। अशोक अब अपने भाइयों की धूमधाम से शादी कर देता है। रवि, किशन, जरा इधर आओ। मेरे बच्चों, अपने कारोबार में हमेशा मेहनत करना और बहुत तरक्की करना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, हम बहुत मेहनत करेंगे। दोनों भाइयों की शादी के बाद रवि और किशन की पत्नियां सुमन और भारती को हमेशा अशोक की पत्नी जानकी से जलन होती थी। दोनों को लगता था कि घर में छोटी से छोटी चीज के लिए उनको जानकी दीदी से पूछना पड़ता है, लेकिन जानकी हमेशा भारती और सुमन का ख्याल रखती थी। वो भी अशोक की तरह उन्हें अपनी बेटियां मानती थी। शाम को जब रवि और किशन घर पर आते हैं तभी भारती और सुमन, अजी सुनते हो, क्या इस घर में सिर्फ जानकी दीदी की चलेगी? हमें ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहिए या हमारे साथ। आपको आज फैसला लेना ही पड़ेगा। ये सारी बातें कृष्णा सुन लेता है और अशोक को फोन पर बता देता है। किशन और रवि अब दोनों अशोक के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही अशोक घर आता है, देखो भैया, आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम अब नए घर में जाने की सोच रहे हैं, हमें हमारा हिस्सा दे दो। अरे पगलो, यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? ये सब मैंने किसके लिए किया है? ये सब तुम्हारा ही तो है। इस जायदाद का मैं क्या करूंगा? मुझे तो बस तुम लोगों की खुशी चाहिए। जानकी, जरा इधर आओ।
घर की तिजोरी की चाबियां मुझे दे दो। जानकी चाबियां अशोक को दे देती है और वो चाबियां सुमन और भारती को देता है। देखो बेटियों, संभालो अपने घर को, ये आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा है। ऐसा कहकर अशोक और जानकी अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जानकी अशोक से कहती है, ये सब तो उन्हें ही देना था, लेकिन आपने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ तो अपने खुद के पास रखते। अरे जानकी, रवि और किशन मेरे बेटे जैसे हैं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब वो भी बड़े हो गए हैं, आज नहीं तो कल तो संभालना है, तो आज से ही सही। अब हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक अशोक के मिल में आग लग जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। रवि, किशन, आग लगने की वजह से इनकम नहीं हो रही है। मैंने कुछ लोन लिए थे, वो मुझे चुकाने हैं। वो लोन तुम चुका देना, बाद में हम उसे संभाल लेंगे। ठीक है भैया। सब खाना खाते हैं और सोने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी सुमन और भारती किशन और रवि से कहती हैं, तुम दोनों के पास क्या बहुत ज्यादा पैसा हो गया है क्या? अशोक भैया और जानकी भाभी की तो कोई संतान भी नहीं है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है लोन वोन चुकाने की, वो अपना खुद का देख लेंगे। ये सारी बातें अशोक और जानकी सुन लेते हैं। उनकी मिल को बैंक नीलाम कर देती है। सुमन और भारती कृष्णा पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर देती हैं। जानकी ये सब सह नहीं पाती और चल बसती है। जानकी के जाने के बाद अशोक अपना होश खो बैठता है। रवि और किशन भी अपने भाई को घर से निकाल देते हैं। अशोक बेचारा कभी किसी मंदिर या कहीं पे भी जाकर अपना पेट भरता है, जो मिले उसे खाकर अपना दिन निकालता है। इधर कृष्णा मुंबई जाकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। कृष्णा अब 4-5 कंपनियों का मालिक बन गया था। एक दिन कृष्णा अशोक साहब के गांव उनसे मिलने आता है। मिलने से पहले वो वहीं मंदिर दान करने जाता है, जहां से अशोक साहब ने कृष्णा को उठाकर घर ले गए थे। जब कृष्णा अपने साहब को भिखारियों और अनाथों के बीच बैठा देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है। कृष्णा उन्हें देखकर उनके पैरों में पड़ जाता है और रोने लगता है। मेरे भगवान हो आप, और आप इतना बुरा वक्त होते हुए भी आपने अपने बेटे को एक बार भी याद नहीं किया। क्या आपको अपने इस कृष्णा पर इतना भी भरोसा नहीं था? साहब, मेरी भाभी माँ कहाँ है? हमारी भाभी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है कृष्णा। अशोक कृष्णा को सब आप बीती बताता है। कृष्णा अपने साहब को उनका हक देने का ठान लेता है और रवि किशन की कंपनी के सारे शेयर खरीद लेता है और अशोक साहब को फिर से सारी कंपनी में मालिक बना देता है। ये बात रवि और किशन को समझ आ जाती है। उनको उनके किए पर पछतावा होता है। वो माफी मांगने अशोक भैया के यहाँ जाते हैं। तभी, भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो बड़े भाई बाप की तरह अपना खून पसीना एक करके अपने छोटे भाइयों को अपने बेटे की तरह संभालता है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने छोड़ दिया जाता है। और बात सीधी है कृष्णा, आज ये बुरे वक्त में मेरे पास माफी मांगने आए हैं, और जब फिर से इनका अच्छा वक्त आएगा तो इस बात की क्या गारंटी है इनके रंग नहीं बदलेंगे। अशोक को अपनी मां को दिया हुआ वचन याद था। अशोक उन्हें फिर से उनकी कंपनी के शेयर वापस देता है और कृष्णा के साथ रहने लगता है। रवि और किशन शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। एक शांतिनगर नाम के शहर में रमेश और सुरेश नाम के 2 बेटे अपनी मां के साथ रहा करते थे। मां उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अकेले ही घर का गुजारा किया करती थी। उनके घर में बहुत गरीबी होने के कारण दोनों ही बच्चों को वो नए कपड़े नहीं लेकर दे सकती थी, मगर वो अपने बच्चों को हमेशा ही अच्छी शिक्षा दिया करती थी। उसके दोनों बेटे भी बड़े होशियार थे। उन्होंने उसे कभी अकेले पढ़ने नहीं दिया था। अब एक दिन सुरेश और रमेश सोचते हैं कि अरे सुरेश, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है, क्या हम हमारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ रमेश, यही विचार मेरे मन में कई बार आया। तो हम क्या कर सकते हैं माँ के लिए? हम कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये तुम्हारा अच्छा विचार है। हम दोनों ऐसा ही करेंगे, जिससे हम अपनी माँ को कुछ खुशियां दे सकें। हाँ चलो, हम कुछ काम ढूंढते हैं। अब सुरेश और रमेश एक दुकान पर पेपर बांटने का काम ढूंढ लेते हैं। वो दोनों सुबह सुबह घर जाकर पेपर बांट कर आया करते थे।
और उनके पैसों से उन्होंने माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, मैंने आपके लिए एक साड़ी खरीदी है, ये हम दोनों मिलकर लाए हैं। माँ, ये साड़ी तुम्हें पसंद आई? हमने हमारी कमाई से ली है। अरे, ये तुम दोनों ने कब ली और इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, इसकी जरूरत थी आपको, आप हमारे लिए कितना करती हैं। अरे माँ, तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही तो किया है। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो और मुझे भगवान की कृपा से मिले हो। ऐसा कहकर माँ ने रमेश और सुरेश को गले लगा लिया और अपना काम करने के लिए चली गई। अब सुरेश और रमेश दोनों मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परीक्षा में मार्क्स भी अच्छे आते थे, इसी वजह से उनसे माँ बहुत खुश हुआ करती थी। अब रमेश और सुरेश बड़े हो गए, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, वो बहुत अच्छा काम करने लगे। अब उनकी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन रमेश और सुरेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम काम छोड़ दो। दोनों बेटे यही बात बोलने लगते हैं। फिर उनकी माँ उनसे कहती है, अरे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा, यही बहुत है। मुझे और क्या चाहिए? अब तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो, अब तुम तुम्हारे बारे में सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलकर माँ वहां से चली जाती है और रमेश और सुरेश अपनी अपनी सोच में डूब जाते हैं कि माँ के बोलने का क्या मतलब है। अब कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश अच्छी घर की लड़कियों के संग शादी कर लेते हैं और उनसे शादी करने के बाद वो एक ही घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगता है। और अब रमेश सुरेश की बीवियां अपने पति से कुछ न कुछ बात पर झगड़ा किया करती थीं। रमेश की बीवी का नाम था शीला और सुरेश की बीवी का नाम था सीमा। दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, मगर उनकी माँ का कुछ भी काम नहीं किया करती थी। बच्चों की शादी हो जाने के बाद उसके बेटों ने उससे कहा था कि अरे माँ, अब तुम्हारी बहुएं आ गई हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इसी वजह से माँ अब कोई काम नहीं कर रही थी, मगर ये सब देखकर बहुएं सास से बड़ी ईर्ष्या किया करती थी और उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी वजह से वो अपने पतियों से हमेशा माँ के बारे में शिकायत किया करती थी। शीला रमेश से बोली, अजी सुनते हो, आपकी माँ कुछ भी काम नहीं करती है और अगर बच्चों को संभालने की बोलो तो बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे काम करने के लिए मना किया है। ऐसा बोलकर वे बात टाल देती हैं। अरे क्या बात कर रही हो ये तुम भाग्यवान, हमने तो माँ को ऐसे ही कहा था, मगर लगता है उन्होंने बहुत मन से ले लिया, चलो जाने दो ना। अब इधर सुरेश का भी यही हाल था, उसकी पत्नी भी उससे शिकायत कर रही थी। सीमा बोली, अजी सुनते हो, माँ ना कुछ भी काम नहीं करती मगर हमारे पैसों से मजे कर रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें माँ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा सोचकर सुरेश और रमेश एक दिन घर में बैठकर ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। तभी माँ का विषय निकला तो सुरेश बोला, अरे रमेश, अब माँ को संभालना हमारे बस की बात नहीं है, हम हमारी माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं भेज देते, उससे हम भी खुश रहेंगे और हमारी बीवियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अब दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोचकर दोनों भाई अपनी पत्नियों के संग सो जाते हैं। बच्चे ये सारी बातें सुन लेते हैं, मगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो उनकी दादी के पास जाकर उन्हें एक योजना बताते हैं। दादी जी, आपको माँ और पिताजी वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? दादी जी, मेरे पास एक अच्छी योजना है, मैं आपको एक योजना बताता हूँ, आप वैसे ही करना जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप जैसा बताओगे मैं वैसे ही करूँगी। दादी, कल हम आपको एक बड़ा सा संदूक ला कर देंगे और उसमें आपको जायदाद के नकली कागज रख देना और घर में बताना कि ये मेरे पति ने मेरे नाम पर किए हैं। ठीक है बेटा। बच्चे रात को ही एक बड़ा संदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, दादी, ये बहुत ही बड़ा संदूक है और अब इसमें आप कल कुछ जायदाद के पेपर रख देना, जिससे इन्हें भरोसा हो जाएगा कि आपके पास कुछ तो पैसे हैं। फिर ये लोग आपके घर में अच्छे से देखभाल करेंगे और हम आपके साथ रह पाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आप चिंता मत करो। आपकी वजह से ही मैं मेरे परिवार के साथ रह सकती हूँ और मुझे क्या चाहिए इस जिंदगी में। बच्चे अपनी दादी से बड़े प्यार से मिलते हैं और उनको लेकर दादी सो जाती हैं। अब अगले दिन बच्चे जैसा बताते हैं, दादी ठीक वैसा ही करती है। अब रमेश और सुरेश को यह पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, तभी वो कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। बेटा,
अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर 50 एकड़ जमीन करके रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद जो मुझे संभालेगा उसके नाम पर ये जायदाद हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर रमेश और सुरेश हक्के बक्के रह जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं। रमेश सुरेश से बोला, अरे हमारी माँ के पास इतने सारे रुपए की जमीन है, क्या तुमको इसके बारे में पता था? नहीं भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब सुरेश और रमेश अपनी माँ को अच्छी तरह से संभालने लगते हैं और उनकी दोनों ही बहुएं उनकी इतनी सेवा करती हैं कि माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। और बच्चे भी बड़े खुश थे कि वो अब उनकी दादी के संग रह सकते हैं। बच्चे दादी से बोले, देखो अब सब कितनी अच्छी तरह से आपसे बर्ताव कर रहे हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ रहने को मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की बातें सुन दादी बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में रहने के लिए अच्छे तरीके से देखभाल मिल रही है। अब दादी, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, वो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी हैं। विजयपुर नाम के गांव में विहान नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिखने में बहुत कुरूप थी। पहले तो वो सुंदर थी, मगर उसकी एक आंख खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को हमेशा भला बुरा कहता था। विहान को पिताजी ना होने के कारण उसकी माँ उसका दिल नहीं दुखाया करती थी। विहान अपनी माँ का परिचय अपने मित्रों से कभी नहीं करवाता था, लेकिन इस बात से उसकी माँ दुखी नहीं होती थी। विहान की माँ खेतों में बहुत मेहनत कर कर अपना गुजारा और विहान की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब विहान बड़ा हो गया था, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने जा रहा था। विहान, वहाँ पहुंचकर बेटा फोन कर देना और खाना पीना ठीक से कर लेना। हाँ, मैं मेरा देख लूंगा, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विहान की बस आ जाती है और बस में बैठकर विहान शहर चला जाता है। विहान शहर में आकर एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब लगने की वजह से वो बहुत खुश था। विहान अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। काम के प्रति उसकी लगन देखकर उसके कंपनी का बॉस भी उस पर बहुत खुश था। एक दिन उस कंपनी में बॉस की बेटी माधुरी आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग उसे देखते ही रहते थे, लेकिन विहान अपने काम में मग्न था। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपना काम जारी रखा। मगर माधुरी की नजर विहान से हटी ही नहीं। उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। वो अपने पापा के केबिन में गई और उन्हें विहान के बारे में पूछा। उसके पापा ने विहान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। पापा, आप मेरे कितने पीछे लगे हो कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे लगता है कि अब मुझे सही लड़का मिल गया है। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरी लड़की ने चूज किया है? आपके ऑफिस का विहान, जो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। अरे वाह, इतना सुशील लड़का और कहाँ मिलेगा। विहान बहुत ही अच्छा लड़का है। बॉस विहान को अंदर बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने बुलाया? विहान, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। क्या तुम्हें मंजूर है? सर, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है विहान। विहान घर जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है और मैं बॉस की लड़की से कैसे शादी करूं? मैं कहा और वो कहा। सोचते सोचते विहान सो जाता है। सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी डोरबेल बजी। विहान दरवाजा खोलता है तो सामने बॉस खड़ा होता है। सर, आप आइए ना। कैसे आना हुआ आपका सर? अरे विहान, शादी के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए हो, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है विहान? मैं अकेला ही रहता हूँ सर यहाँ, और मेरी माँ गाँव में रहती है। ओके, तो मैं ये रिश्ता तय समझूं? विहान अपनी हाँ बता देता है। विहान, तुम्हारी माँ को गाँव से शादी के लिए बुला लो, आखिर तुम्हारी शादी है। विहान सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को बुलाएगा तो सारे उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं सर, मेरी माँ बीमार होने के कारण शादी में नहीं आ पाएगी। उसने बोला है कि वो ठीक हो जाने के बाद खुद आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विहान और माधुरी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो दोनों अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। विहान को अपने ऑफिस में माँ के खत आया करते थे, लेकिन वो सारे खतों को अनदेखा करता था। जब माधुरी उसको अपनी माँ के बारे में पूछती, तब भी वो हमेशा की तरह उन बातों को टाल देता था। वह गांव में उसकी माँ भी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से विहान का कोई फोन नहीं था। इसीलिए वो अपने बेटे से शहर जाकर मिलने के बारे में सोचती है और शहर चली जाती है।
माँ शहर में उसके पुराने घर का पता ढूंढती है और वहां चली जाती है। वहां जाकर वो वहां के घर मालिक से पूछती है। नमस्ते भाई साहब, विहान यही रहता है ना? नहीं माँ जी, अब वो यहाँ नहीं रहता है। वो बड़े बंगले में रहता है और उसकी तो शादी भी हो गई है। शादी कब हुई भाई साहब? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वैसे आप कौन है माँ जी? कोई नहीं, गांव से आई हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे विहान के घर का पता देंगे? हाँ माँ जी, ये लीजिए। आप किसी से भी पूछेंगी तो बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये कहकर विहान की माँ अपने बेटे के घर जाने के लिए निकलती है। पता पूछते पूछते वो विहान के घर पहुंच जाती है। वो उसके बंगले के बाहर आकर रुकती है। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। माँ जी, आप कहाँ से आई हो? किसको मिलना है आपको? मुझे विहान से मिलना है। विहान? कौन साहब क्या? लो आ गए साहब। तभी विहान एक आलीशान कार में बैठकर वहां आता है और अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, सड़क चलते भिखारी को घर में आने मत देना, कोई भी मुंह उठाकर आता है। ये सारी बातें विहान की माँ सुन लेती है और वही बैठकर रोने लगती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड से एक कागज और पेन मंगवाती है और उस पर अपनी पूरी कहानी लिख देती है। वो कागज वो सिक्योरिटी गार्ड को देती है और अंदर पहुंचाने के लिए कहती है। माँ वहां से निकल जाती है। सिक्योरिटी वाला वो कागज विहान को देता है। साहब, उस बूढ़ी माँ ने दिया है ये, लाओ मुझे दो। विहान खत पढ़ने लगता है। बेटा, आज तो तुम इतने बड़े बन गए कि अपनी माँ को ही पहचान ना सके। आज तक मैंने तुमसे एक राज छुपाया है, मगर आज तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। बेटा, जब तुम छोटे थे तब खेलते खेलते तुम एक नुकीले पत्थर पर गिर गए थे और उसमें तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। डॉक्टर से पूछा तो कोई इलाज नहीं था। तब मैंने मेरी एक आँख तुम्हें दे दी और तुम ठीक हो गए। मगर आज तो तुम मेरी बदसूरती को देखकर मुझे माँ कहने से भी इनकार कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये खत मुझे लिखना पड़ा। मैं आज से तुम्हारी माँ नहीं हूँ विहान। वो खत पढ़कर विहान चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी माधुरी उसके पास आती है। विहान सारी सच्चाई माधुरी को बता देता है। माधुरी को विहान के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो विहान से कहती है, विहान, हम कल ही तुम्हारे गांव माँ से मिलने जाएंगे। हाँ माधुरी। अगले दिन विहान माधुरी को लेकर गांव में अपने माँ के घर जाता है। कौन? विहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। विहान। ऐसा कहकर माँ उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर माधुरी की आंखों में भी पानी आ जाता है। बाद में विहान माधुरी का परिचय अपनी माँ से करवाता है और वो दोनों अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे माँ बाप की कदर करनी चाहिए